हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष जैन वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एम्बिशियस एकेडमी इंदौर पे। एंड इस वीडियो में हम सेशन नंबर 5 ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स करने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक राइटिंग स्किल्स। इसका मतलब क्या कि हम इस वीडियो में राइटिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें करने वाले हैं। मतलब हमारा इंग्लिश ग्रामर जो होगा वो इंक्लूडेड होगा इसके अंदर, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर के फ्रेजेस पढ़ेंगे, सेंटेंस कैसे बनता है वो देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस देखेंगे, देन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। मतलब ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इंग्लिश ग्रामर। साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी होगा। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वेल एंड गुड, तो भी देखिएगा, एक बार रिवीजन हो जाएगा। और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो ये वीडियो तो ज़रूर देखनी है, ताकि आपको जो भी चीज़ें हैं क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे वो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल से कि राइटिंग स्किल होती क्या है और ये हेल्पफुल क्यों है हमारे लिए। तो राइटिंग स्किल की अगर हम बात करें तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिटन थिंग। तो रिटन जब भी हम लिखते हैं तो वो इंक्लूड होता है हमारी राइटिंग स्किल्स में। और अगर हम आज की कंडीशन में देखें, राइट नाउ प्रेजेंट कंडीशन में देखें, तो अधिकतर चीज़ें जो होती हैं वो आजकल रिटन कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि जितने भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन किए जाते हैं वो सारे कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन किए जाते हैं। अगर आपको किसी को कोई कंप्लेन करनी है तो यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है। अगर आप न्यूज़पेपर में कुछ छपवाना चाहते हो तो हमें एडिटर को एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें रिटर्न में चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल चीज़ें हैं और ऑफिशियल चीज़ों का एक रिकॉर्ड हो, एक प्रूफ हो, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इसीलिए रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता है उसको प्रेफर किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी राइटिंग स्किल जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो फटाफट से हम पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं राइटिंग स्किल की, जो है फ्रेज। फ्रेज क्या होता है वो देखते हैं। कई बार फ्रेज और सेंटेंसेस में कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक सेंटेंस जो होता है वो एक कंप्लीट सेंस हमको देता है। मतलब उसमें सब्जेक्ट भी होता है, आपका वर्ब भी होता है, एंड ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन फ्रेज जो होती है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसको अगर आप पढ़ेंगे तो इट विल नॉट मेक अ कंप्लीट सेंस जब तक उसमें हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं ऐड कर देते। जब तक वो एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो वो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर वो सेंटेंस में जुड़ता है तो उसका मतलब निकल के आता है। उसको हम बोलते हैं फ्रेज। जैसे टू लर्न फ्रेंच, तो ये एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें ना तो सब्जेक्ट है, ठीक है, ना ही वर्ब है। वर्ब दिख रहा है हमको लर्न, तो टू लर्न फ्रेंच इसमें लिखा हुआ है, तो ये एक फ्रेज है। लेकिन अगर मैं इसको इसमें सेंटेंस ऐड करूं, शी वॉन्टेड टू लर्न फ्रेंच, तो यहाँ पे ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो फ्रेज मतलब इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस फटाफट से वन बाय वन एक एक करके देखते चलते कि कौन कौन सी फ्रेजेस होती हैं। सबसे पहला हम देखते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज एक ऐसी फ्रेज होती है जिसमें नाउन होता है या फिर नाउन के साथ साथ कुछ और वर्ड्स भी जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं नाउन फ्रेज। जैसे मैंने बोला हु एट द सैंडविच, तो ये एक सेंटेंस है। लेकिन इसमें से मैंने अगर बोल दिया द सैंडविच, तो क्या हो गया? द सैंडविच इज अ नाउन फ्रेज। जहां पे ये एक नाउन फ्रेज है, इसमें अगर मैं सेंटेंस जोड़ता हूं हु एट द सैंडविच, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें या तो सिर्फ नाउन हो या फिर नाउन के साथ साथ कुछ और वर्ड्स हो, तो वो मिलके हमारा बनाता है नाउन फ्रेजेस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स। तो ये एक फ्रेज है, क्योंकि दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स, इसमें क्या है? सेंटेंस कहाँ है ये पूरा? तो ये एक नाउन फ्रेज है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस पूरा बना दूं कि ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स कैन ट्रैवल इन द ट्रेन, तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो नाउन फ्रेज में हमने जैसे ही और चीजें ऐड करी तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो फ्रेज क्लियर हो गया होगा नाउन फ्रेज क्या होता है, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं फटाफट से वर्ब फेयर फ्रेज पे। तो जिसमें वर्ब आएगा वो ही हमारा वर्ब फ्रेज होगा। मतलब जिसमें वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब भी साथ में हो, उसको हम बोलते हैं वर्ब फ्रेज। जैसे आई विल बी गोइंग टू फ्रांस नेक्स्ट वीक, तो मैं फ्रांस जाऊंगा नेक्स्ट वीक। तो ये तो एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। लेकिन इसमें से अगर मैं ले लेता हूं सिर्फ वो विल बी गोइंग, तो विल बी गोइंग अगर मैं लेता हूं तो ये विल बी गोइंग जो होगा मेरा वर्ब फ्रेज बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इट मे हैव बीन बीइंग रिपेयर्ड। तो यहां पे अगर मैं सिर्फ लेता हूं मे हैव बीन बीइंग रिपेयर्ड, तो ये मेरा जो होगा एक वर्ब फ्रेज होगा, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब आ रहे हैं।
कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, आगे इट लग जाता है, देन सब्जेक्ट ऐड होते ही ये हमारा एक मीनिंगफुल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रेज देखते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव का मतलब आप जानते होंगे, नहीं जानते तो वीडियो आगे देखिएगा, हम एडजेक्टिव के बारे में भी देखेंगे कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज मतलब जिसमें एडजेक्टिव आता हो वो एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है, और अगर इसको हम सेंटेंस में ऐड कर दें तो एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। तो जैसे इट वॉज अ वेरी बिग मील, तो वेरी बिग अगर मैं लेता हूं तो ये होता है हमारा एक एडजेक्टिव। द स्टूडेंट्स वर रियली बोर्ड विद द फिल्म, इसमें से रियली बोर्ड विद द फिल्म लेता हूं तो दिस इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट आता है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज मतलब जहां पे एडवर्ब आएगा, तो ही स्पीक वेरी सॉफ्टली, तो यहाँ पे वेरी सॉफ्टली जो होगा ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है दे डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल, मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एज फास्ट एज पॉसिबल तो दिस इज अ एडवर्ब फ्रेज। तो ये होते हैं हमारे एडवर्ब फ्रेज। नेक्स्ट और लास्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ फ्रेज हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब जिसमें प्रेपोजिशंस इंक्लूड किए गए हों, मतलब दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, तो अबाउट मनी, अबाउट इज अ प्रेपोजिशन, तो अबाउट मनी यूज हुआ तो यहाँ पे ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज बन गया। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल, दे रिज्यूम्ड आफ्टर एन अनयूजुअल लार्ज मील, ये इन्होंने क्या किया, एक अनयूजुअल लार्ज मील के बाद शुरू किया, तो आफ्टर इज अ प्रेपोजिशन, तो दे रिज्यूम्ड आफ्टर, तो यहां से आफ्टर से अगर हम देखें तो बचा हुआ सेंटेंस हमारा आफ्टर एन अनयूजुअली लार्ज मील, तो ये हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। तो आई थिंक क्लियर हो गए होंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। ये हमने अलग अलग टाइप ऑफ फ्रेजेस क्लियर कर लिए हैं। अब हम पढ़ते हैं फटाफट से सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस देता है, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। सेंटेंस में सब्जेक्ट होना जरूरी है और एक प्रेडिकेट होना जरूरी है। तो इसके पहले हम फटाफट से देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। तो सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट मतलब कौन, सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है या फिर जिसके लिए काम हो रहा है, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, तो कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूं, तो ये काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, तो मैं जो हूं वो सब्जेक्ट है, तो आई इज द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, बचा हुआ सेंटेंस जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो रिमेनिंग सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या हो गया, पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच कंटेन अ वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, ऑल द ट्रीज। देखो सब्जेक्ट पता लगाने के लिए सिंपल सा तरीका होता है, सेंटेंस पढ़ते ही से ही आप एक क्वेश्चन कर लो, हु मतलब कौन, तो वहां पे कौन का जो आंसर होगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और व्हाट का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, कौन, तो ऑल द ट्रीज, तो ऑल द ट्रीज जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, और क्या कर रहे हैं, तो दे आर शेडिंग देयर लीव्स, तो ऑल द ट्रीज आर शेडिंग देयर लीव्स, तो शेडिंग देयर लीव्स जो होगा वो हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आई होप। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल, कौन, तो मर्सीफुल, द मर्सीफुल जो है वो ब्लेस्ड है, तो द मर्सीफुल इज द सब्जेक्ट, क्या है, ब्लेस्ड है, तो आर ब्लेस्ड इज द प्रेडिकेट। तो इस तरह से आप पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे आपके, तो प्रिपेयर रहिएगा। प्रैक्टिस आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रैक्टिस टाइम आपको शीट्स दी हुई हैं छोटे छोटे से बॉक्स में, तो वहां पे वो प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे, कि सेंटेंसेस किस किस तरह के होते हैं। तो टोटल 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, वन बाय वन सारे देखते हैं। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब जो चीज एक सिंपल सेंटेंस होता है जो आपको किसी भी चीज के बारे में फैक्ट बताता हो या फिर एक डेली रूटीन वाला कुछ चीज बताता हो। जैसे वी विल नॉट टॉलरेट दिस, या फिर आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, फैक्ट वाला सेंटेंस है। सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज नोन एज असर्टिव सेंटेंस। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में कोई आपको ऑर्डर दे रहा है उसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। कोई रिक्वेस्ट दे रहा हो, रिक्वेस्ट कर रहा हो, या फिर कोई ऑर्डर दे रहा हो,
या फिर कि कोई अपनी इच्छा बता रहा हो, तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे फिनिश योर होमवर्क, तो ये एक ऑर्डर है, तो दिस इज अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। और देखें, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, हमने बोला चप्पल जूते बाहर उतार के अंदर आना है, तो ये एक रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट है हैव अ गुड टाइम एट द पार्टी, ये हम विश कर रहे हैं कि तुम्हारे पार्टी अच्छी जाए, तुम एंजॉय करो, तो दिस इज अ विश। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब जहां पे हम इंट्रोगेट करते हैं किसी से। इंट्रोगेट मीन्स क्वेश्चंस पूछते हैं। वेयर इज योर बैग, तो ये एक क्वेश्चन है। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये एक क्वेश्चन है। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जो आपकी फीलिंग्स को, सडन फीलिंग्स या फिर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, उसको हम बोलते हैं एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि हरी अप, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वाओ आई रियली लव दिस ड्रेस, दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम फटाफट से अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो है हमारा कि सेंटेंस को किस तरह से लिखना चाहिए, मतलब रूल्स फॉर राइटिंग अ सेंटेंस। तो वो है, देखो हम एक एक करके सारे देखते हैं। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, हमें बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज नहीं करने चाहिए, छोटे मोटे सेंटेंस बना के हमारी बात जो करनी चाहिए वो प्रॉपरली कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लिमिट सेंटेंस कंटेंट, मतलब एक सेंटेंस में ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें यूज़ करके हमें सेंटेंस खत्म करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अरेंज द सेंटेंस इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। जो सेंटेंसेस हैं वो इस सीक्वेंस में होनी चाहिए कि आपका मैसेज जो हो वो करेक्टली सामने वाले को समझ में आ जाए। डिज़ाइन सेंटेंसेस टू एम्फेसाइज ऑन द टॉपिक, मतलब आप जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे वो इस तरह से फ्रेम करना होंगे कि आपका जो कहने का मतलब है, जो टॉपिक है, जिस टॉपिक के लिए आपने वो सेंटेंस बोला है, उस टॉपिक पे मेन फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो एक सेंटेंस से ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एक सेंटेंस जो होता है वो इन सब पार्ट्स ऑफ स्पीच को मिलाकर बनाया जाता है। तो टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो वो होते हैं टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें से कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को आपने पहले पढ़ा होगा, अभी भूल गए होंगे। तो एक बार हम इन 8 को फटाफट से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और सेंटेंस में किस तरह से यूज किए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, जिसके बारे में आई होप आप में से सभी लोग जानते होंगे। नाउन क्या होता है? नाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी पर्सन का नाम होता है, या किसी चीज का नाम होता है, या फिर किसी प्लेस का नाम होता है, या फिर किसी एनिमल का नाम होता है, या फिर कोई एक आइडिया होता है। तो ये होता है हमारा नाउन। जैसे कि मोहित, लंदन, टेबल, तो ये चीजें जो होती हैं ये हमारी नाउन होती हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देखते हैं, वो होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन मतलब क्या? एक ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला राहुल इज गोइंग टू मार्केट, और इसकी जगह मैंने लगा दिया ही इज गोइंग टू मार्केट। तो राहुल एक नाउन था, उसकी जगह पे हमने लिख दिया ही, तो ही जो हुआ वो एक प्रोनाउन हो गया। तो प्रोनाउन समझ में आ गया। अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चलते हैं हम। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो किसी भी नाउन को या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे क्या कि ही हैज ब्लैक लेदर शूज, उसके पास क्या है? ब्लैक लेदर शूज हैं। तो यहाँ पे ब्लैक लेदर जो है ये हमारा किसको बता रहा है? शूज की क्वालिटी बता रहा है, शूज कैसे हैं वो बता रहा है। तो ये ब्लैक लेदर जो है एक एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा वर्ब। वर्ब के बारे में तो आई थिंक आप सब लोग जानते ही होंगे। वर्ब मीन्स ऐसे वर्ड्स जो आपके एक्शन को डिफाइन करते हैं वो कहलाते हैं वर्ब। जैसे स्पीकिंग, गो, लिव, तो ये सारे जो होते हैं ये आपके वर्ब होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं या फिर उसके बारे में कुछ बताते हैं। जैसे मैंने बोला ही ड्राइव्स स्लोली, वो कैसे चलाता है गाड़ी? बहुत धीरे धीरे चलाता है। तो स्लोली जो हुआ वो हमारे वर्ब को डिफाइन कर रहा है, तो ये स्लोली एक एडवर्ब होता है। नेक्स्ट आता है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस मतलब एक ऐसा वर्ड
जो नाउन फ्रेज या फिर प्रोनाउन, इनमें आपको रिलेशनशिप बताता है। जैसे आई फर्स्ट मेट साक्षी इन 2015 ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडेज, तो यहाँ पे इन जो हो गया वो एक प्रपोजिशन है कि कब मिले थे, 2015 में मिले थे, तो इन, और कब मिले थे, ड्यूरिंग दिवाली हॉलीडेज, तो ड्यूरिंग जो है ये भी एक प्रपोजिशन है। नेक्स्ट आता है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस मीन्स ऐसे वर्ड्स जो कि दो वर्ड या फिर दो आइडिया या फिर दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे एंड, और, बट, बिकॉज, ये सारे कंजंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब ऐसे वर्ड या फिर ऐसे फ्रेजेस जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाते हैं, उनको बोलते हैं हम इंटरजेक्शंस। जैसे ऊप्स, हुर्रे, तो ये सारे जो होते हैं आपके इंटरजेक्शंस होते हैं। तो ये हमने देख लिए सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8, इन 8 से मिलकर हमारा सेंटेंस जो होता है वो बनता है। जरूरी नहीं है कि ये 8 सेंटेंसेस में होना जरूरी है, लेकिन हाँ कोई भी सेंटेंस हम उठा लें इन 8 में से कुछ तो उसमें होते ही होते हैं, क्योंकि बिना इन 8 के हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट रहता है, सेंटेंस बनता ही नहीं है। सेंटेंस कंप्लीट ही जब ही होता है जब ये उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में भी आपने आई थिंक बचपन में पढ़ा होगा। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन, द। ए और एन जो होते हैं ये इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, और द जो होता है वो डेफिनिट आर्टिकल होता है। मतलब ए और एन हम हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जो इनडेफिनिट होती है, मतलब जिनके बारे में हम फॉर श्योर नहीं होते हैं कि ये वही है, वहाँ पे हम ए और एन यूज़ करते हैं। और ए और एन को हमेशा काउंटेबल सिंगुलर नाउन के आगे लगाया जाता है, जो काउंटेबल होता है और सिंगल एक होता है, उसकी जगह पे ए और एन लगाया जाता है। ए हमारा यूज होता है हमेशा ऐसे वर्ड्स के पहले जिनमें वॉवेल या फिर वॉवेल साउंड नहीं आता है, जैसे कि अ रिवर, अ बर्गर, अ बाइसिकल, अ कपल, ठीक है। तो ये सारे होते हैं अ के यूजेस जहाँ पे हमारा वॉवेल साउंड या फिर वॉवेल नहीं आता है। और एन को कहाँ यूज किया जाता है, एन को वहां पर यूज किया जाता है जहां पे कोई वर्ड हमको दिखे जो वॉवेल से शुरू हो रहा हो या फिर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा हो, वहां पे हम एन लगाते हैं। कई लोग एन का यूज इस तरह से याद रखते हैं कि ऐसा वर्ड जो वॉवेल से शुरू हो रहा है वहां हम एन लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा वर्ड जो वॉवेल साउंड से शुरू होगा वहां पर हम एन लगाए, उसके पहले हम एन लगाते हैं। जैसे शी इज एन एमएलए, तो ए से शुरू हो रहा है, एमएलए, ए, तो यहाँ पे ये वॉवेल साउंड आया, क्योंकि वॉवेल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये वॉवेल साउंड जब भी आता है उस टाइम पे हमें वहां पर उसके पहले एन लगाया जाता है। अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला। ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट बॉय। तो इस तरह से ये हमारा एन का यूज हो गया और ए का यूज हो गया। अब द को कहाँ यूज करते हैं, द हमारा वहां पे यूज होता है जहां पे हम एक डेफिनेट बात करते हैं, मतलब जिसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कीप द बुक्स ऑन द टेबल, तो कहाँ रखना है, ऑन द टेबल, उस टेबल पे रखना है, ठीक है। तो वो हम टेबल जानते हैं, जिस टेबल के बारे में, एक पर्टिकुलर टेबल को हमने डिनोट किया, तो वहाँ पे द का यूज होता है, डेफिनेट होता है। फिर अगर कोई फेमस पर्सनालिटी है तो उसके आगे द लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि ए, एन और द कहाँ पर लगाया जाता है। स्पेशली हम बोलें तो द जो होता है वो प्रॉपर नाउन के पहले भी लगता है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, एक एग्जैक्ट डेफिनेट है, तो वहां पर हम द लगाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इस सेशन का, इस चैप्टर का, जो है हमारा पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग मतलब अब हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखते समय हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से पैराग्राफ लिखना चाहिए। तो पैराग्राफ जब भी हम लिखते हैं तो हमारा माइंड जो होना चाहिए वो प्रिपेयर्ड होना चाहिए सारे आइडियाज़ के साथ, कि पैराग्राफ आप किस चीज़ के लिए ऊपर लिख रहे हो, किस टॉपिक पे लिख रहे हो, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी ओपिनियंस, जितने भी इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि हाउ टू राइट अ गुड पैराग्राफ। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है, तो टॉपिक इस तरह से डिसाइड करना होता है हमको कि हमारा पैराग्राफ जो है उसको पूरी तरीके से वो टॉपिक डिफाइन कर पाए कि हमने पैराग्राफ में क्या लिखा है। तो यू शुड सिलेक्ट अ गुड टॉपिक। उसके बाद इंट्रोडक्शन होता है, मतलब टॉपिक सेंटेंस कहते हैं हम उसको, इंट्रोडक्शन को, जहाँ पे पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि पैराग्राफ किसके बारे में है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या करते हैं, मेन पैराग्राफ हमारा लिखना चालू करते हैं,
जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे टॉपिक के बारे में और उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और वहाँ पे एक्सप्लेनेशन के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन, मतलब एंड में हमने पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा उसका कंक्लूजन हम लास्ट में लिख के उसको ख़त्म करते हैं। एंड लास्ट आता है प्रूफ रीड। प्रूफ रीड मतलब दिस इज़ द क्रूशियल पार्ट ऑफ राइटिंग अ गुड पैराग्राफ, कि हम उसको रिवाइज करें कि हमने क्या लिखा है, सही लिखा है या नहीं। तो सबमिट करने के पहले हमें हमेशा चेक करना चाहिए। इसलिए टीचर्स भी बोलते हैं कि अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आपका पेपर खत्म हो गया हो, तो लास्ट के 5 मिनट्स या 10 मिनट जो होते हैं हमको वो बचा के रखने चाहिए टू रीचेक द पेपर सबमिट करने के पहले कि हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। नाउ रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पैराग्राफ को यूनिफॉर्मिटी देनी चाहिए, मतलब एक जैसा पूरा पैराग्राफ हमारा दिखना चाहिए। कीप द पैराग्राफ शॉर्ट, मतलब बकवास बिना लिखे हमें शॉर्ट में हमारा पैराग्राफ पूरा कंप्लीट करना चाहिए। यूज टॉपिक सेंटेंसेस, जो हमने बात करी अभी ऊपर की टॉपिक सेंटेंस हमको लिखना चाहिए। फिर आता है लीव आउट अननेसेसरी डिटेल्स, ऐसी चीज़ों को छोड़ दो जिसकी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है उतना ही लिखें, ज़्यादा बेटर होता है। और हमेशा पैराग्राफ को एक कंक्लूडिंग सेंटेंस के साथ एंड करना चाहिए। तो इस तरह से हम सेंटेंस हमेशा लिखते हैं। इस पे ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि रूल्स फॉर राइटिंग अ पैराग्राफ लिख के बताइए। और उसके अलावा क्वेश्चंस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो बन चुकी है ऑलरेडी और जल्दी चैनल पे अपलोड होने वाली है, जहाँ पे हम सारे चैप्टर्स के 1 बाय 1 क्वेश्चन बैंक करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो वहाँ पे आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने देखा है अराउंड 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को और वीडियोस देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका कुछ नहीं लगेगा उसमें। सब्सक्राइब कर देंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियोस बनाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।